नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6th और इस सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है। इस लेक्चर को दोस्तों हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका नाम था चैप्टर का इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं लिथोस्फेयर यानी भूमंडल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी है उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं यानी नीला प्लैनेट। क्यों? क्योंकि उसके 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे भूमि है और 71% भाग पे क्या है? जल है, वाटर है। इसलिए उसको हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ये सभी लोग जानते हैं, बट जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि जितना भी जल हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद है उसका 97% भाग वो हमारे लिए पीने या यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि 97% भाग जो है वो समंदर का है। समंदर का कह लीजिए या फिर ओशियन वाटर। और जो 3% भाग बचता है उसका भी 2% भाग ग्लेशियर या फिर बर्फ़ के फॉर्म में अवेलेबल है और लगभग 1% भाग फ्रेश वाटर यानी शुद्ध वाटर जो पीने के लिए अवेलेबल है। कौन सा? नदियों का पानी या फिर भूमिगत जल जो है ये पीने के लिए अवेलेबल है हमारे पास। कितना? लगभग 1%। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ओशंस की। जो ओशंस हैं, महासागर हैं, वो कितने प्रकार के हैं? तो ओशंस 5 हैं, टोटल 5 है। ये पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। देख लीजिए कौन कौन से हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न या फिर अगर हम बात करें सदर्न मतलब दक्षिण महासागर, और आर्कटिक ओशन। चलिए मैं आपके ऊपर देख लेते हैं इनको। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। इधर और इधर 2 जगह पे आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा। पैसिफिक ये 2 जगह आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ये इधर से घूम के और इधर से अगर हम इसको गोल बना दें पृथ्वी को, ग्लोब के ऊपर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ग्लोब के ऊपर आप इसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये है पैसिफिक ओशन। इसकी खास बात यह है कि 2/3 हिस्सा यानी पानी का 2/3 जो हिस्सा है वो पैसिफिक ओशन में है। सबसे बड़ा महासागर इसको बोलते हैं, पैसिफिक ओशन को। और ये लगभग पृथ्वी का जो पूरा भूभाग है उसको चारों तरफ से घेरता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो शेप है वो ऐसा आकार की है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे। इसके राइट में है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप और लेफ्ट में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों, व्यापार के पर्पज से अगर देखें
ये व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर में माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि यूरोप का जो तट है और अफ्रीका का जो तट है वो काफ़ी कटा छटा हुआ है ऐसे, और यूरोपीय तट भी ऐसे काफ़ी कटा छटा हुआ है। ये कटा छटा होने के कारण ही यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक त्रिभुजाकार शेप में पाया जाता है ऐसे, ऊपर यहाँ पे इंडिया, लेफ्ट में अफ्रीका और राइट में ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम वो इंडिया के नाम पे रखा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है, और सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन। तो इस तरह से ये आपको 5 महासागर कवर हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हमने पढ़ा था परिमंडल में, सबसे पहले हमने पढ़ा था भूमंडल। सेकंड पे हमने पढ़ा जलमंडल, और अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। हमारे वायुमंडल में बहुत तरह के गैसेस उपलब्ध हैं। इन्हीं गैसेस के जो गोला है, यानी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसेस का जो गोला है उसी को हम कहते हैं हमारा वायुमंडल। और इस गोले से हमें क्या मदद मिलती है? सूर्य से आने वाली बहुत हार्मफुल गैसेस जैसे अल्ट्रावायलेट रेज या पैरामैग्नेटिक किरणें, इन हार्मफुल किरणों से हमें प्रोटेक्ट करती हैं ये गैसेस जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। हमारा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊपर तक उपस्थित है, और ये 5 लेयर में पाया जाता है। जो हमारा वायुमंडल है उसकी 5 लेयर्स हैं। वो 5 लेयर कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है ट्रोपोस्फेयर यानी अक्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर आयनमंडल, और एक्सोस्फेयर बृहिमंडल या बाह्यमंडल। चलिए अब इनको मैप पे देख लेते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर में कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर नाइट्रोजन, ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, 78% है ये, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा यानी नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 78% और ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। तो इन दोनों को मिला के बनता है 99%, और 1% में CO2 और आर्गन या अन्य गैसें आती हैं। अब बात करते हैं कि इतने ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसका क्या महत्व है। दोस्तों, जो नाइट्रोजन है वो मदद करती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सूक्ष्म जीव, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन आप सभी को पता ही है, जो मनुष्य होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ब्रीथ के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए। नाइट्रोजन का और क्या महत्व है? जो नाइट्रोजन गैस है वो पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पौधों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये किसकी मदद से बनता है? नाइट्रोजन गैस की मदद से बनता है। और यही क्लोरोफिल के कारण पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रक्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। और अगर मनुष्य की बात करें तो जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड में पाया जाता है नाइट्रोजन, और ये एमिनो एसिड और जो प्रोटीन होता है
प्रोटीन जो हमारे हेयर, हमारी स्किन, मसल्स, इनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन। और प्रोटीन और जो अमीनो एसिड है इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का कितना महत्व होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर यानी अक्षोमंडल पाया जाता है। 10 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, और 30 से 50 किलोमीटर तक मध्यमंडल। उसके बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो जो हमारी पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है ट्रोपोस्फेयर यानी अक्षोमंडल। दोस्तों ये बादल आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहाड़, ये पौधे, ये जल, तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती है बारिश की, बिजली कड़कने की, ये हमारे जो पहाड़ हैं, हमारी जो नदियाँ हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरा, यानी 10 किलोमीटर के एरिया में ये पूरी जो एक्टिविटी होती है ये कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर यानी अक्षोभ मंडल में। उसके बाद जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर यानी अक्षोभ मंडल खत्म हो रहा होता है और स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल शुरू हो रहा होता है यानी ट्रोपोपोज उसको हम कहते हैं, वहाँ पर हमारे जो प्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज, वो उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौसम की एक्टिविटी नहीं होती है, यानी बादल नहीं होते, वहाँ पे बिजली नहीं कड़कती, इसलिए जो हमारे प्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज, वो आसानी से उड़ सकते हैं। सबसे फेमस हमारी जो ओजोन लेयर है, जो पैराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी तक आने में, ये ओजोन लेयर, ये भी हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर है यानी समताप मंडल है उसके ऊपरी लेयर में पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है आपकी ओजोन परत, यानी ये स्ट्रेटोपोज आप देख रहे हैं, यहाँ पे पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। उसके बाद आगे आता है आपका मध्यमंडल। बाकी जितने तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो खोजी विमान होते हैं या फिर आपके जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ कहाँ पे होती हैं? रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट्स, वो सब एक्टिविटीज़ होती हैं इसके ऊपर, यानी मेसोस्फेयर, मध्यमंडल या फिर आयन मंडल में। जितने भी तरह के सैटेलाइट्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आयन मंडल में। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी के जो 5 लेयर्स हैं उनकी डिस्टेंस क्या क्या है, उनका पृथ्वी से ऊपर तक बढ़ते हुए क्रम में उनका क्रम क्या है, और किस लेयर में कौन सी एक्टिविटी होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस स्लाइड से आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। दोस्तों अभी तक जो हमने 3 लेयर पढ़ी हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिला दें एक ही जगह पर, यानी भूमंडल प्लस जलमंडल और प्लस वायुमंडल, अगर हम इन तीनों चीज़ों को एक जगह पर मिला दें, ऐसे स्थान को बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्यों होती है? जैव विविधता इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको कई प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, वो सर्वाइव करते हुए मिलेगी। जैसे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और जंगल में रहने वाले जो बड़े बड़े जीव हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे, मनुष्य भी आपको यहाँ मिलेंगे, पानी में रहने वाली जितनी प्रजाति हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी प्रकार के जीवों के रहने के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है।
ऐसी जगह को बोलते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। सॉरी, इसको बायोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल। और जैव विविधता क्या होती है? वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं ऐसी जगह पे, इसलिए उसको कहते हैं जैव विविधता। इवन जीव जंतु ही नहीं, वहाँ पे डिफरेंट प्रकार की आपको पौधे, प्लांट्स, फूल या अन्य प्रकार की जो प्रजातियाँ होती हैं पौधों की, वो भी आपको देखने को मिलती है बायोस्फीयर के अंदर। चलिए, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया आज। आगे हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। द माउंटेन रेंजेस दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज। वो कौन सी माउंटेन रेंजेस है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है? चलिए, अगर आपको याद है तो बताइए कौन सी हैं। यूराल पर्वत। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन सा कॉन्टिनेंट, दोनों कॉन्टिनेंट को कौन सा चीज़ें जोड़ती है? इस्थमस, पनामा जलडमरू मध्य। इस्थमस को हिंदी में कहते हैं जलडमरू मध्य, और ये कौन सा जलडमरू मध्य था? पनामा। ओके, नेक्स्ट है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट इज। एंड सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। अभी हमने पढ़ा कितना? 78%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। यानी सॉलिड रॉक्स, ठोस रॉक से मिलकर कौन सा भाग बनता है पृथ्वी का? लिथोस्फेयर, जिसको भूमंडल कहते हैं। और लास्ट है व्हाट विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर आज ख़त्म कर दिया, चैप्टर नंबर 5। आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होंगे। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, टोटल 8 चैप्टर हैं इसके अंदर, क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी के अंदर। तो हम अगले बचे हुए जो 3 चैप्टर हैं जल्दी ख़त्म करेंगे, और उसके बाद क्लास 7 NCERT स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यूस, और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और ये जो लेक्चर्स हैं आपको कैसे लग रहे हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।